सीबीएसई कक्षा 11 विषय भूगोल पुनरावृत्ति नोट्स पाठ 6 भू आकृति प्रक्रियाएँ। महत्वपूर्ण तथ्य है, धरातल पर दिखाई देने वाले समस्त भू आकृतियाँ दो प्रकार के बलों से बनी होती हैं, या तो बहिर्जनित बल नहीं तो अंतर्जनित बल। बहिर्जनित बल और अंतर्जनित बल, इन्हीं दो बलों से सारी आकृतियों का निर्माण हुआ है। अंतर्जनित शक्तियाँ धरातल को उठाती रहती हैं और बाह्य शक्तियाँ लगातार उसे समतल करती रहती हैं। इस अध्याय में हम विशेष रूप से बाह्य प्रक्रियाओं और अनाच्छादन, अपर्दन, बृहद संचलन आदि का अध्ययन करेंगे। स्थलाकृतियों का स्वरूप हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उनका रूप लगातार परिवर्तित होता रहता है। स्थलाकृतियों के स्वरूप के परिवर्तन में कुछ शक्तियाँ लगी हैं। इन शक्तियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, आंतरिक शक्तियाँ और बाह्य शक्तियाँ। जो बल पृथ्वी के आंतरिक बल में घटित होती हैं उन्हें अंतर्जनित प्रक्रिया कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक प्रक्रिया कहते हैं या बहिर्जनिक प्रक्रिया कहते हैं। धरातलीय शैलों का विघटन मुख्य रूप से मौसम के तत्वों के प्रभाव का ही परिणाम है। तापमान, वर्षा, पाला, कोहरा और बर्फ मौसम के मुख्य तत्व हैं। धरातल की शैलें जैसे ही मौसम के तत्वों के संपर्क में आती हैं वैसे ही उनका अपक्षय प्रारंभ हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। विघटन तापमान में परिवर्तन और पाले के प्रभाव से होता है। इस प्रक्रिया में शैलें टुकड़ों में बिखर जाती हैं। अपघटन की प्रक्रिया में शैलों के अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है। अपक्षय तीन प्रकार के होते हैं: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और तीसरा जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। अपक्षय जो है तीन प्रकार के होते हैं। शैलें सामान्यतः ताप की कुचालक होती हैं। अधिक गर्मी के कारण शैलों की बाहरी परतों जल्दी से फैल जाती हैं, लेकिन भीतरी परतें गर्मी से लगभग अप्रभावित रहती हैं। क्रमिक रूप से फैलने और सिकुड़ने से शैलों की बाहरी परतें शैल के मुख्य भाग से अलग हो जाती हैं, और इस प्रक्रिया में शैलों की परतें प्याज के छिलके की तरह जो है उतर जाती हैं और अपसल्कन की प्रक्रिया होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया का सबसे ज़्यादा प्रभाव लौह खनिज पर देखा जाता है। आर्द्र वायु में स्थित ऑक्सीजन शैलों के लौह कणों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। इससे लोहे के पीले या लाल ऑक्साइड बन जाते हैं। इसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। जल योजन की प्रक्रिया से शैलों के खनिजों में जल अवशोषित हो जाते हैं। जल के अवशोषण से शैलों का आयतन बढ़ जाता है और उनके कणों की आकृति समाप्त हो जाती है। उदाहरण, जल योजन के द्वारा फेल्सपार नाम के खनिज ने केओनिन मृदा में बदल जाते हैं। कार्बोनेटीकरण प्रक्रिया से अनेक प्रकार के कार्बोनेट बनते हैं। इसमें से कुछ पानी में घुलनशील होते हैं। उदाहरण के लिए जल कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा का जल चूने में प्रवेश्य शैलों से होकर गुजरता है तो शैलों के जोड़ कार्बनिक अम्ल की क्रिया से चौड़े हो जाते हैं। जब ऑक्सीकृत खनिज ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं जहां ऑक्सीजन का अभाव है तो एक दूसरे से रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और ऐसी दशा प्रायः भौम जल स्तर के नीचे रुद्र जल के या जल प्लवित क्षेत्र में पाई जाती हैं। न्यूनीकृत होने पर लौह का लाल रंग हरे या आसमानी धूसर रंगों में परिवर्तित हो जाते हैं। बृहद संचलन के द्वारा वे सभी संचलन आते हैं जिनमें शैलों का बृहद मलबा गुरुत्वाकर्षण के सीधे प्रभाव की वजह से ढाल के अनुरूप स्थानांतरित होता है।
इस अभिप्राय है कि वायु, जल, हिम ही अपने एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक मलबा नहीं ढोते, अपितु मलबा भी अपने साथ वायु, जल और हिम ले जाते हैं। हमारे देश में मलबा को भूस्खलन हिमालय में प्रायः घटित होती हैं। इसकी विभिन्न वजह हैं। सबसे महत्वपूर्ण वजह हिमालय का विवर्तनिक दृष्टिकोण से सक्रिय होना है।